गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं क्लास 11th का अपना एक टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कर रखा है। आज हम यहाँ पर करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने करे थे बिल्कुल अपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, और पार्ट 2 में हम वो सारे कॉन्सेप्ट करेंगे जिनके बिना एग्जामिनेशन का हमारा पेपर नहीं बनेगा। इसके अंदर हम वो सारी एडजस्टमेंट कवर करने वाले हैं जो कि फाइनल हमारे एग्जाम में आने वाली हैं, चाहे वो यूटी का पेपर बने, चाहे वो हाफ एलिस का पेपर बने, चाहे वो फाइनल एग्जाम का पेपर बने। इसके अंदर वो सारी एडजस्टमेंट होने वाली हैं जिनके बिना हमारा पेपर नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा स्कोर करना तो ध्यान से इस पार्ट नंबर 2 को देखें, और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, पहले मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पार्ट 1 एक कंप्लीट लेक्चर है जिसके अंदर हमने सारी बेसिक एडजस्टमेंट को कवर करा है। तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट नंबर 2 पर आ जाएं, और पार्ट नंबर 2 में करेंगे हम यहां पर अपना अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बेसिक के अलावा जो आने वाली एडिशनल एडजस्टमेंट है। पार्ट 1 में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट करे थे। जल्दी से आगे बता देता हूं कि पार्ट 1 में हमने ये जितनी भी बेसिक अपनी एडजस्टमेंट करी थी, और इसी के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 में कवर करा था। जिन बच्चों ने नहीं करा है वो पहले पार्ट 1 को बहुत अच्छे से देखें और उसके बाद आ जाएं अपने पार्ट नंबर 2 पर, क्योंकि पार्ट नंबर 2 के अंदर है वो सारी एडजस्टमेंट जो है हमारी थोड़ी सी डिफरेंट एडजस्टमेंट, तो जितनी भी डिफरेंट एडजस्टमेंट हैं उन सबको हम यहां पर अपने पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। और ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस लिए? हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हैं वो सारी एडजस्टमेंट जिन्हें पेपर बनाते समय कोई भी एग्जामिनर स्किप कर ही नहीं सकता। ये सारी एडजस्टमेंट आएंगी ही आएंगी, या मेजॉरिटी ऑफ एडजस्टमेंट इसमें से पूछी जाएंगी। और ये वो एडजस्टमेंट है जिसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हर एक बच्चे को रहता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये एडजस्टमेंट। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो तो एक एडजस्टमेंट है यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वर्ड आपने शायद पहले भी सुन रखा होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं करा है। ठीक है। सेकंड वन इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके बाद है एक्रूड इनकम, और उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और कुछ छोटी सी एडजस्टमेंट और है हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो हम इन सारी एडजस्टमेंट की यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और यहां पर शॉर्ट में रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया है यहां पर एक एल का मतलब क्या होता है कि एल होती है मेरी एक लायबिलिटी। यहां से थोड़ा सा आपको इसको याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी होने वाली है कि ये है हमारी एक लायबिलिटी। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर ये मेरा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये लेस होना चाहिए। कहां से माइनस होना चाहिए? इट फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल में से सर हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो इसको भी हम यहां पर माइनस करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंपल सर, हम इसे अपनी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये है मेरा एक एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या मैंने इसका कैश में पेमेंट करा है? क्या इसका कैश में पेमेंट हुआ है? नहीं सर, इसका तो कैश में पेमेंट नहीं हुआ। सर ये तो आउटस्टैंडिंग है, ये तो ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ। अगर ये कैश में पेमेंट हुआ होता तो ये कैश में से माइनस होता, लेकिन सर ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग क्या बनी मेरी? सर ये बनी मेरी एक लायबिलिटी, इसलिए लिखा था एल वहां पर। ये क्या बनेगी? मेरी एक लायबिलिटी बनेगी। तो इसे हमें कहां दिखाना है? सर अपनी लायबिलिटी साइड में दिखाना है। कहां पर? बैलेंस शीट में, और वो भी एक नए हेड के नाम से, क्योंकि अभी तक आपने ये वाला हेड तो दिखाया नहीं होगा। तो आपको अपनी लायबिलिटी साइड में एक नया हेड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? यहां पर देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, बीइंग एन एक्सपेंडिचर इट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और दूसरा, सर ये मेरी एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक नया कॉलम बनाएंगे और सर उसमें दिखा देंगे। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। ये क्या है? ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए हमने कैश में से माइनस नहीं करा। और अगर ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता तो सर हम इसे कैश में से माइनस करते। क्लियर है पहली एडजस्टमेंट? बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपने एक्सपेंसेस क्या हैं? एडवांस में पे कर दिए हैं। क्या ये मेरे एक्सपेंसेस हैं? क्वेश्चन अराइज होता है। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये एक्सपेंसेस हैं, ये कैश में से माइनस होना चाहिए और ये कैपिटल में से माइनस होना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए आप, ये क्या है मेरे? ये है मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो वाला पोर्शन होता है हमारा जो करंट ईयर को बिलोंग करता है।
अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट अगर हमने देखा है तो अगर जो भी हमारा फुल ईयर है, फुल ईयर में जो भी अमाउंट मुझे पे करनी है दैट इज माय एक्सपेंडिचर, और अगर मैंने नेक्स्ट ईयर का कोई पेमेंट कर दिया है तो वो क्या है, प्रीपेड। तो वो प्रीपेड एक तरीके से क्या कंसीडर होगा, यहां पर प्रीपेड मेरी यहां पर कंसीडर होगी एसेट। तो ध्यान रखना, इसको हम नॉर्मली ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अगर ये नॉर्मली ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता तो इसका ट्रीटमेंट हमें कैपिटल में से माइनस करना पड़ता, लेकिन ये क्या है, ये है सर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस। एक तरीके से हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर पेमेंट हुआ है तो इसे डिडक्ट तो करना ही पड़ेगा कैश में से। तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, सर इसे माइनस करेंगे हम कैश में से, क्यों, क्योंकि इसका पेमेंट हुआ है। एंड सेकेंडली दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, तो इसलिए हम इसे अपनी एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक नए हेड के नाम से हम इसे यहां पर दिखाएंगे। तो फाइनली ट्रीटमेंट क्या बना, जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेड इन एडवांस, या फिर हम इसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट, पेमेंट हुआ है तो सर अपना कैश में से माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, कहां पर, अपनी एसेट साइड में, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, और वहां पर हम उसे इसे ऐड कर देंगे। इसीलिए हमने यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस के आगे लिखा था ए स्टैंड फॉर एसेट। तो एसेट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना है कैपिटल में से माइनस नहीं होगा, कहीं आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर मान के आप इसे कैपिटल में से माइनस कर दे तो ट्रीटमेंट क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम कैश, अपने कैश में से माइनस करेंगे। और दूसरा एसेट साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे विद द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आएंगी ही आएंगी। थर्ड, इसके बाद हम बात करते हैं अपना एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई हैं लेकिन बट नॉट रिसीव्ड, अभी आपको मिली नहीं है। अगर नॉर्मल इनकम होती हम कैश में ऐड कर देते और हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देते, लेकिन ये क्या है, ये एक्रूड है, ड्यू तो हो गई है लेकिन मिली नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इनकम है सर, करंट ईयर की इनकम है, तो सर इनकम है तो ये कैपिटल में तो ऐड होना ही चाहिए। ठीक है जी, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, एसेट साइड में एक नया हेड बनाएंगे, किस नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो कैपिटल में आप इसे ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि सर ये हमारी इनकम है तो सर इसे हम अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे। एक्रूड इनकम करंट ईयर को बिलोंग करती है, ठीक है, ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है। अगर मिल गई होती तो सर हम कैश में ट्रीटमेंट करते, लेकिन एक्रूड है तो एसेट साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे विद द नेम ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के नाम से एक नया कॉलम बना देंगे। अपनी एसेट भी इंक्रीज हो गई 1000 से और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी बात को हमें प्रूव करना है दैट एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए फर्म आर ऑलवेज इक्वल। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी आती है यहां पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का पार्ट है हमारा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है ये आपको अभी मिल गई है। तो क्या ये हमारी इनकम है, सर ये इनकम तो करंट ईयर की अगर होती तो हम इसे अपनी इनकम मानते, ये तो मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया है। अगर मैंने कोई भी पेमेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है दैट विल ट्रीटेड जस्ट लाइक लायबिलिटी, तो वो मेरी एक तरीके से लायबिलिटी मानी जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या हो गया, रिसीव तो हुआ है तो सर कैश में तो प्लस करना ही पड़ेगा, सर एक तो कैश में ऐड कर देंगे। और दूसरा दैट विल बी क्रिएटेड लायबिलिटी। ये क्या है, ये मेरी एक लायबिलिटी के नाम से मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। एक नया हेड क्रिएट करना पड़ेगा, किस नाम से, एक नया हेड बनाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। रिसीव हुई है सर कैश में प्लस कर देंगे, यानी एसेट साइड में अपने कैश में ऐड कर देंगे। यही तो बताया था अभी कि कैश में प्लस करना है। और दूसरा लायबिलिटी साइड में एक नया हेड बनाएंगे, किस नाम से, विद द नेम ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चार एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों एडजस्टमेंट के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर ना आज तक बना और ना ही बनेगा, अगर उसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाना है तो। और बिल्कुल सिंपल रखना है तो जो पार्ट 1 में हमने सारी एडजस्टमेंट करी हैं वो सारी हैं। अगर थोड़ा सा टेक्निकल बनाना है, टेक्निकल करना है, टेक्निकल की प्रैक्टिस करनी है तो ये सारी एडजस्टमेंट है। इनके अलावा 2 एडजस्टमेंट और हैं, थोड़ी सिंपल ही एडजस्टमेंट है, कोई इफेक्ट इनका आता नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अगर ध्यान रखें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है तो इसे हम क्या करेंगे सर, कैपिटल में ही प्लस करेंगे और कैपिटल से ही माइनस कर देंगे। कैपिटल में ही प्लस करेंगे और सर कैपिटल से ही माइनस कर देंगे, इसका कोई भी इंपैक्ट फाइनली हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पर नहीं आता, क्योंकि हम इसी को कैपिटल में ही प्लस करते हैं और कैपिटल से ही माइनस करेंगे। सेम एडजस्टमेंट है यहां पर, एडजस्टमेंट नंबर 6 हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ध्यान रखें कि इसका भी कोई भी इंपैक्ट हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पर नहीं आता, इसका भी ट्रीटमेंट हम यही करते हैं कि ऐड इन कैपिटल और लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में प्लस होगा। तो ये पॉइंट है, ये 6 एडजस्टमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरूर करनी है इनकी प्रैक्टिस, और इनकी प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लेते हैं और हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन भी हम यहां पर फ्रेम करके देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन हमने यहां पर पिक कर लिया है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है, जैसे सबसे पहले दे रखा है यहां पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000। पहला बिजनेस स्टार्ट करा है आपने 50,000 रुपीज से एंड गुड्स ₹20,000। फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स ₹20,000। 50,000 रुपए कैश से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, 50,000 रुपीज कैश से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, और स्टॉक कितना लगाया है अभी हमने देखा था 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का, तो 50,000 रुपए का कैश हो गया, 20,000 रुपीज का गुड्स यानी स्टॉक हो गया, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं है। कैपिटल में कितना आएगा सर, कैपिटल हो जाएगी हमारी 70,000 रुपीज की। किसी और एसेट, किसी और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, इसी बैलेंस को हम यहां पर आगे लिख लेंगे इक्वेशन में। 50,000 प्लस 20,000 टोटल कितना हो गया सर 70,000, बाकी कोई एसेट्स नहीं है। अगर मैं इसका टोटल यहां पर करूं तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा 70,000। क्या दोनों साइड एसेट और लायबिलिटीज मेरी बराबर हैं? हाँ सर, दोनों एसेट और लायबिलिटीज हमारी यहां पर बराबर हैं। 70,000 इक्वलाइज हो गया है, और इसको हम नाम देते हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन 1 का। ये हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। सेकेंड एडजस्टमेंट पर आए, सेकेंड एडजस्टमेंट दे रखे परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड क्रेडिट फॉर ₹10,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, 15,000 रुपए का कैश में गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है 10,000 रुपीज का। टोटल गुड्स मैंने कितने का खरीदा है 15 प्लस 10 25,000 रुपीज का। अगर मैंने गुड्स खरीदा है तो वो मेरे स्टॉक को इंक्रीज करेगा, दैट विल इंक्रीज माई स्टॉक, चाहे मैं कैश में खरीदूं या उसे क्रेडिट में खरीदूं। ठीक है, कैश या क्रेडिट दोनों मिलाकर 25,000 का हो गया। अब कैश में कितना खरीदा था, कैश में खरीदा था सर 15,000 रुपीज का, 15,000 रुपीज का कैश में खरीदा था, तो 15,000 रुपीज हमारे यहां पर डिडक्ट हो जाएंगे, किस में से, कैश में से, माइनस करने हैं। और ये जो गुड्स खरीदा है 10,000 रुपीज का क्रेडिट में खरीदा है, तो इसका इंपैक्ट आएगा मेरे क्रेडिटर पर, माई क्रेडिटर्स विल इंक्रीज बाय ₹10,000। जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में खरीदते हैं, जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में खरीदते हैं तो मेरे क्या इंक्रीज होते हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं। तो यहां पर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, यहां पर मेरा कैश रिड्यूस हो गया, एंड माय स्टॉक इज इंक्रीज बाय ₹25,000। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके देखें क्या टोटल हमारे बराबर हैं। 50 माइनस 15 इट्स 35,000, 35,000 प्लस स्टॉक कितना है हमारा सर 25,000 रुपीज का। रेस्ट एसेट और लायबिलिटीज को अभी हम देख ही नहीं रहे हैं। कैपिटल कितनी है सर हमारी 70,000 रुपीज की है, और ये जो क्रेडिटर्स हैं मेरे 10,000 रुपीज के हो गए। दोनों का टोटल 70 प्लस 80 और 70 प्लस 10 80, और इधर कितना हो गया सर, ये 20 में 25 ऐड करना था, तो ये 45,000 रुपीज आना था सर, ये 45,000 है। 45 प्लस 35 कितना हो गया 80,000। टोटल जरूर करते रहें, कोई भी गलती हो सकती है कहीं भी, उसको आप यहीं पर ट्रेस आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमसे गलती हो जाती, लेकिन हमने क्या करा 20 प्लस 20,000 को 25,000 को ऐड करके 45,000 रुपीज हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी दे रखी है गुड कॉस्टिंग ₹24,000, 24,000 रुपीज का गुड्स है। ठीक है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। 24,000 गुड की कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना लिया है 33 1/3%, इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं। और आगे दे रखा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। क्या कहा है सर, इन्होंने कहा 24,000 रुपीज का गुड्स है, 24,000 गुड्स की कॉस्ट है। क्या गुड्स की कॉस्ट अगर 24,000 रुपीज है तो क्या हम उसे 24,000 रुपीज में ही सेल करेंगे? नहीं सर, 24,000 में कैसे सेल करेंगे, हमें तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा। प्रॉफिट कितना बोला है सर 33 1/3%, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/3 प्रॉफिट हम ले रहे हैं। इसका अगर मैं 1/3 कैलकुलेट करूं तो 1/3 कितना होगा जी सर, ये होगा 8,000 रुपीज। 24,000 में 8,000 ऐड करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा 32,000। इज इट? यस, हाँ सर 32,000 ही निकल कर आएगा।
अब ये फाइनली जो मेरा 32,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, ये कितना कैश में मिल गया है? अब ये कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधा पेमेंट मुझे क्या मिल गया? कैश में मिल गया। आधा पेमेंट मुझे कैश में मिल गया। आधा पेमेंट होता है 16,000 रुपीज का, ये मेरा जाएगा कैश के अंदर। और आधा पेमेंट मुझे नहीं मिला, ये है मेरी क्रेडिट सेल। और जब भी मेरी क्रेडिट सेल होती है तो इससे क्या इंक्रीज होते हैं मेरे? इससे इंक्रीज होते हैं मेरे डेटर्स। तो ध्यान रखें, अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट बड़ी हो गई है। इंपैक्ट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जगह इसका इंपैक्ट आएगा। सबसे पहली चीज, स्टॉक कितने का था सर? 24,000 रुपीज का था। 24,000 रुपीज का स्टॉक मैंने सेल करा है, यानी गुड्स की जो कॉस्ट है वो 24,000 रुपीज है। 24,000 रुपए के गुड्स को हम यहां पर सेल करेंगे तो स्टॉक जो है वो 24,000 रुपीज से माइनस होगा। स्टॉक को 24,000 रुपीज से माइनस करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 24,000। दूसरा, उस पर प्रॉफिट कितना लिया है सर? प्रॉफिट लिया है हमने 8,000 रुपीज। प्रॉफिट विल इंक्रीज योर कैपिटल। जितने भी प्रॉफिट होते हैं दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल, वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। यानी 24 प्लस 8,000 टोटल 32,000 हो गया है। अब इसका जो हाफ पार्ट है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधा कैश में मिल गया। तो आधा हमने कितना कैलकुलेट करा था अगर आपको याद हो तो? 16,000 हमने कैश में रिसीव करा है और बाकी 16,000 जो हमारी क्रेडिट सेल है। और अगर मेरी क्रेडिट सेल होती है तो उससे क्या इंक्रीज होते हैं सर? उससे इंक्रीज होते हैं हमारे डेटर्स। उससे इंक्रीज होंगे हमारे डेटर्स। तो फाइनल एडजस्टमेंट क्या करनी है? इसका इंपैक्ट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जगह इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आया है। चारों जगह आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद देख लेते हैं क्या इन सब के बाद ये फाइनल बैलेंस हमारे बराबर हैं। 35 प्लस 16,000 अगर ऐड कर ले तो 51,000। 45 माइनस 24 इट्स 21,000। 16,000 और ये कितना हो गया सर? 78,000 प्लस 10,000। 78 प्लस 10 कितना हो गया सर? 88,000। और यहाँ का टोटल कर लें, कैलकुलेटर ले सकते हैं सर, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? कैलकुलेटर है हमारे पास। 51 प्लस 21 प्लस 16,000 इट्स 88,000। ये हमारा 88,000 हो गया। ये भी सर टोटल हमारा 88,000 हो गया। बैलेंस हमारी इक्वल हो गई। यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो अकाउंटिंग क्वेश्चन 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से करें। एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की दोबारा से। आगे बढ़ते हैं। यहां तक की अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी मैच हो गई है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाएं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000। 6,000 रुपए का फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा। एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ द ओनर रुपीज 4,000। और 4,000 रुपए का फर्नीचर किस लिए खरीदा हमने? फॉर द हाउस होल्ड यूज ऑफ द ओनर। हाउस होल्ड यूज यानी पर्सनल यूज। पर्सनल यूज है वो ड्रॉइंग्स माना जाएगा। और बाकी 6,000 रुपए का सर ये तो ऑफिस के लिए खरीदा है, यानी 6,000 का फर्नीचर एक खरीदा है, 4,000 का फर्नीचर एक खरीदा है, टोटल फर्नीचर 10,000 रुपए का खरीदा है, जिसमें 6,000 रुपए का बिजनेस के लिए और 4,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए है। ध्यान से क्या करेंगे सर? टोटल फर्नीचर हमने 10 का खरीदा है, लेकिन फर्नीचर जो हमारा यहां पर आएगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो हम दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज का, क्योंकि बिजनेस के लिए सिर्फ 6,000 रुपए का खरीदा है। दूसरा 4,000 रुपए का फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। पर्सनल यूज का मतलब हो गया ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स विल डिक्रीज योर कैपिटल। ड्राइंग्स आपका कैपिटल में से माइनस होता है हमेशा। और टोटल जो पेमेंट है, टोटल पेमेंट कितना हुआ? टोटल पेमेंट हुआ 10,000 रुपीज का जो आपके बिजनेस में से गया है। तो कैश विल डिक्रीज बाय रुपीज 10,000। सर फर्नीचर 6,000 रुपए ही लेंगे क्योंकि बिजनेस के लिए सिर्फ 6,000 रुपए का खरीदा है। 4,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए था, इसलिए हमने उसे ड्राइंग्स में से मतलब कैपिटल में से एज ड्राइंग्स माइनस करा है। और 10,000 रुपीज दैट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैश, क्योंकि पेमेंट हुआ है कैश में। इसके बाद बैलेंस कर लें, देखते हैं सारी चीजें बराबर चल रही हैं या नहीं। 51,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 41,000। 41,000 प्लस 21,000 एज इट इज स्टॉक, नो चेंज एट ऑल। डेटर्स अभी भी हमारे 16,000 रुपए के हैं क्योंकि इनसे पैसा अभी तक हमें कोई मिला नहीं है। फर्नीचर जो अभी रीसेंट मैंने खरीदा है वो है 6,000 रुपए का। और इधर कैपिटल 78 माइनस 4 74,000 हो गई। और प्लस क्रेडिटर से भी अभी हमने कोई पेमेंट नहीं करा है, तो ये टोटल हमारा हो गया 74 प्लस 10 84,000। और यहाँ का अगर टोटल करके देखें तो 41 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 6, ये टोटल कितना हो गया? 84,000 टोटल हो गया है हमारा।
सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना जरूरी है, सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना जरूरी है। इसको नाम दिया हमने अकाउंट इक्वेशन। दोनों बैलेंस चल रही हैं हमारी अभी तक, सारी चीजें फाइन है, परफेक्ट है। आगे आते हैं सर, ये वो वाली एडजस्टमेंट भी आ गई जो आज के लेक्चर की हैं। मेन सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग याद करो क्या बताया था, याद करो अभी क्या बताया था। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। क्या होती है हमारी, एसेट या लायबिलिटी। तो अगर वो ए और एल अगर आपको ध्यान है तो यहां बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। सर सैलरी आउटस्टैंडिंग के आगे एल लिखा था, एल क्या है, लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बनाना है हमें। किस नाम से सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से बनाओ या आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से बनाओ, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं आपके, चलेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी और दूसरा आउटस्टैंडिंग है ड्यू बट नॉट पेड, यानी एक्सपेंडिचर है सर, तो एक तो माइनस तो होगा हमारी कैपिटल में से। कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा एक्सपेंस है, मेरा कैपिटल में से माइनस होगा। और दूसरा लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बनेगा विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये पेमेंट कैश में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कैश में से माइनस नहीं होगा, इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि क्या है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बना देंगे विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैलेंस बराबर करके देख लें क्या बराबर है या नहीं। सर इसको तो कॉपी पेस्ट करना है, 41,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 6,000 रुपीज का फर्नीचर हो गया। 74 माइनस 1 इट्स 73,000, 73,000 प्लस इसको भी कॉपी करना है 10,000 और प्लस ये कितना हो गया 1,000। 73 प्लस 1 74 प्लस 10 84। सर बाकी यहां तो सारी चीजें सेम है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी यहां पर भी हो गई है फिफ्थ वाली बैलेंस, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट है सर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पेड इन एडवांस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है हमारी एसेट। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, और वो होती है हमारी एसेट। तो एसेट साइड में क्या है, एक नया कॉलम बना देंगे सर, किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से नया कॉलम बना देंगे। अमाउंट कितनी है सर, अमाउंट है 2,000 रुपीज। तो प्रीपेड है, पेमेंट एडवांस में हो गया सर 2,000 रुपए, तो कैश में से माइनस कर देंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो नया कॉलम बनाया है उसमें 2,000 रुपए हम यहाँ पर शो कर देंगे। जितनी भी अमाउंट है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे और इसके बाद कर लेंगे इसको अगेन बैलेंस। बाकी चीजों में कोई भी चेंज नहीं आया। 41 माइनस 2 इट्स 39,000, ये हो गया 39,000। स्टॉक सर एज इट इज हमारा कितना है 21,000, कॉपी पेस्ट करना है। डेटर्स हैं हमारे 16,000, पेमेंट मिला ही नहीं है अभी डेटर से। फर्नीचर कितने का है 6,000 रुपीज का फर्नीचर, 6,000 का फर्नीचर है। और बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए हैं सर हमारे यहाँ पर 2,000 रुपए के। लाइबिलिटी साइड में आ जाए, कैपिटल कितनी है सर, कैपिटल में और कोई चेंज नहीं है। कैपिटल कितनी है 73,000, 73,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं सर हमारे 10,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं। और बाकी ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं दिस इज ऑफ रुपीज 1,000, 1,000 रुपए के यहाँ पर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। बैलेंस बराबर हो गया, हाँ सर बैलेंस तो बराबर हो ही गया। और ये है हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 6। टोटल करके देख लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें। टोटल कर लेते हैं 39,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, ये टोटल 84,000 है। और यहाँ का टोटल करें 73 प्लस 1 प्लस 10, 84,000 रुपीज टोटल आ गया। बिल्कुल बराबर है हमारा टोटल, सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है सर हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। किस नाम से बनाना पड़ेगा सर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। यहाँ पर एक कॉलम अभी हमारा शॉर्ट है, ये हमें बनाना पड़ेगा विद द नेम ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से आप यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे, क्योंकि क्या है वो सर, वो है हमारी लायबिलिटी। कितना मिला है सर 5,000 रुपए इनकम मिली है एडवांस में। तो 5,000 रुपए से 5,000 रुपए हम क्या करेंगे यहाँ पर सर, अपना कैश में इंक्रीज कर देंगे। और 5,000 रुपए से हम अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे किस नाम से सर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। ठीक है जी, सारी एडजस्टमेंट हमारी यहां पर हो चुकी हैं, सारी एडजस्टमेंट हो गई। टोटल कर लें, टोटल करना है 39 प्लस 5,000, 44,000 हो गया जी सर। ये कितना हो गया सर, 44,000 रुपीज हो गया सर। इसके बाद क्या है, इसके बाद सर स्टॉक है। स्टॉक कितने का है सर, स्टॉक है 21,000 का।
स्टॉक 21,000 रुपीज़ का आ जाएगा। डेटर्स कितने के हैं सर हमारे 16,000 रुपीज़ के हो गए। 6,000 रुपीज़ हमारे ये क्या था सर, ये हमारी कोई एसेट थी, क्या था, फर्नीचर था। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं सर हमारे 2,000 रुपए के हैं। इक्वल्स टू क्या, ये बराबर है हमारी सारी लाइबिलिटीज़ के। लाइबिलिटी साइड में कितना है 73,000 रुपीज़ है, प्लस कितना है ये 10,000 रुपीज़ है, प्लस कितना है सर ये 1,000 रुपीज़ है, प्लस कितना है सर ये 5,000 रुपीज़ है। टोटल 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 फिर से उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी से करते हैं टोटल, जल्दबाजी में कभी होता है टोटल गलत। 73,070 कैलकुलेटर में शायद कोई प्रॉब्लम है, हर बार हैंग टाइप से हो रहा है, चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। प्लस 1,000 प्लस 5,000, ये कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया सर हमारा 89,000। थोड़ा स्पीडली यूज़ करें तो इसमें कभी कभी वैल्यूज स्किप हो रही हैं, मे बी इसे चेंज करना पड़ेगा। 44,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 89,000। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई हैं, यानी ये फाइनली हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई सर, ये बन गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 7। दोनों ही साइड हमारे बराबर आ चुके हैं, दोनों साइड हमारे बराबर आ गए हैं, यानी अभी तक जितनी भी सारी हमने एडजस्टमेंट करी है वो सब हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मान लो ये क्वेश्चन आता है आपका 8 मार्क का, तो 6 नंबर या 7 नंबर के अंदर तो ये होगा, और 1 या 2 नंबर के अंदर आपसे एक ऐसी चीज और पूछेगा जो आपको बनानी आनी चाहिए, और वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसे हम यहां पर कहते हैं बैलेंस शीट। यानी इस अकाउंटिंग क्वेश्चन को करने के बाद वो आपसे एक चीज और कहेगा, एंड ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑल्सो। क्या और बना दीजिए सर, अकाउंटिंग क्वेश्चन के साथ आप एक बैलेंस शीट और ड्राफ्ट कर दीजिए। सर बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी सारे आइटम्स आपके यहां पर कैलकुलेटेड हैं। अब आपको क्या करना है, एसेट साइड में जितने भी आइटम्स आपके आए हैं, जैसे पहले नंबर पर कैश है, फिर स्टॉक है, फिर डेटर्स है, और फर्नीचर है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन सारी चीजों को हम कहां लेकर जाएंगे सर, इन सारी चीजों को हम अपनी एसेट साइड में लेकर जाएंगे। क्या क्या चीजें थी सर यहां पर, एक बार देख लेते हैं। सर सबसे पहले था एसेट साइड में हमारा कैश। कैश का बैलेंस कितना है, कैश का फाइनल बैलेंस है हमारा 44,000। तो फर्स्ट आइटम एसेट में हम अपना यहां पर लिखेंगे कैश। कैश की वैल्यू कितनी है, कैश की वैल्यू है सर हमारी 44,000, कैश की वैल्यू है 44,000। कैश के बाद नेक्स्ट आइटम हमारा क्या आया था सर, कैश के बाद नेक्स्ट आइटम था हमारा स्टॉक, और स्टॉक की जो फाइनल वैल्यू है वो है 21,000। स्टॉक की फाइनल वैल्यू कितनी है 21,000, स्टॉक की फाइनल वैल्यू है 21,000। कैश के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, डेटर्स। डेटर्स की फाइनल वैल्यू है हमारी 16,000, और डेटर्स भी हमारी क्या होती हैं, एसेट्स। डेटर्स की वैल्यू है हमारी 16,000। डेटर्स के बाद क्या आ गया सर, डेटर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम था दैट वाज फर्नीचर। फर्नीचर कितना था सर, फर्नीचर हमारा था 6,000 रुपीज का फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 6,000। और फर्नीचर के बाद जो नेक्स्ट आइटम है हमारा दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंस भी होती हैं हमारी, क्या होती है हमारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होती हैं हमारी एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है हमारी 2,000 रुपीज। सर सारी एसेट्स हो गई हमारी। सर लाइबिलिटीज कहां लेकर जानी है, सर लाइबिलिटी साइड में लेकर जानी है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है हमारा कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम है हमारा कैपिटल, और कैपिटल की वैल्यू कितनी है, कैपिटल की जो फाइनल वैल्यू है दैट इज ₹73,000। कैपिटल की फाइनल वैल्यू है हमारी 73,000। कैपिटल के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ क्रेडिटर्स। कैपिटल के बाद क्या है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्या है हमारी सर, लाइबिलिटी है, और क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है हमारी वो फाइनल वैल्यू है 10,000 रुपीज। क्रेडिटर्स की फाइनल वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज। क्रेडिटर्स के बाद क्या था, क्रेडिटर्स के बाद थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं क्या हमारी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू थी हमारी 1,000 रुपीज। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद एक आइटम और था हमारा दैट वाज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो आपने एडवांस में इनकम रिसीव करी है और उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपीज। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की वैल्यू है हमारी 5,000 रुपए। तो अगर हम यहां पर क्या करें, इसका टोटल कर लें, तो टोटल 73 प्लस 10 83, 84 प्लस 5 कितना हो गया सर, ये तो 89,000 हो गया। और अगर एसेट साइड का टोटल करें 44 प्लस 21 यानी 65 प्लस 16 अगर ऐड कर लें, 65 प्लस 5 70, 71 81 प्लस 6 87 प्लस 2 89।
सर ये टोटल हो गया सर हमारा 89,000। देखा आपने, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये मेरी लायबिलिटीज हैं, ये मेरी एसेट हैं, इधर सारी लायबिलिटीज पोस्ट करनी है, इधर सारी एसेट पोस्ट करनी है। जितनी भी लायबिलिटीज हैं 1 बाय 1 उन्हें लायबिलिटी साइड में लिख दें और जितनी भी एसेट हैं उन्हें आप एसेट साइड में लिख दें। बस यही करना है। ये सारी टेक्निकल एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से करें। यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन आपका खत्म हो चुका है, सिर्फ क्या बचा है, प्रैक्टिस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। लेकिन ध्यान से देखें तो अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें इतने बड़े बड़े फॉर्मेट बनेंगे, इतने बड़े बड़े फॉर्मेट बनेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और दूसरे जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली हमारे सिंपल इक्वेशन पर बेस्ड होंगे, सिंपल इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे कि टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और टाइप 2 के क्वेश्चन क्या होंगे, ध्यान रखना, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड दैट विल बी आवर फाइनल लेक्चर। कि 3 लेक्चर के अंदर आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये जो बेसिक इक्वेशन है ना हमारी, जो हमने अभी तक पढ़ी है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको यूज करते हुए हमें कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसे यूज करते हुए कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एसेट मिसिंग होगी, उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। किसी में लायबिलिटीज मिसिंग होगी, उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। कहीं पर कैपिटल मिसिंग होगी, उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। और इसकी डिटेल में जाएं तो हमको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, या फिर ड्रॉइंग्स, या फिर एडिशनल कैपिटल को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगी जहां पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन के साथ कुछ मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें वो डिटेल्ड फॉर्मेट यूज होगा, उन सारी अकाउंटिंग क्वेश्चन को प्रूफ करना है। और टाइप 2 के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें उन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि वहां पर होंगी मिसिंग। लेकिन ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। किसकी? टाइप 1 की और टाइप 2 की। तो उठाइए अपने रजिस्टर, उठाइए अपनी बुक्स, देखिए लेक्चर, उसके बाद शुरू कर दीजिए जितनी भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है जी, इतना करने के बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो होगा हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का फाइनल लेक्चर, और जिसके अंदर हम छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे टाइप 2 से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।